आप इसे अप्रत्याशित कहें या कहें हमें तो मालूम था, लेकिन चुनावों में बीजेपी की जीत असाधारण है। महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट 85% से ज्यादा है, झारखंड में ठीक ठाक से बेहतर परफॉर्मेंस, उपचुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन। उधर विपक्ष के प्रदर्शन को भी आप अप्रत्याशित कहें या कहें हमें मालूम था, पर बुरा दौर उनका टला नहीं है। कई पुराने चेहरों की दुकानों के शटर बंद होते दिख रहे हैं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अब सबकी नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, किसका होगा। इसमें भी कई राज छिपे हैं। सवाल यह भी है कि क्या हिंदुत्व की पिच पर इससे क्लियर एक बार को छोड़ दें तो भविष्य का संकेत नहीं है। ऐसे ही कई सवाल और साथ ही कई और भी बातें जो आज हम प्रश्नकाल में करेंगे। मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे एक साथ, मैं बाद में लूंगा। पहले शुरुआत में एक एक कर सबसे बात करना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त नरेंद्र कटारा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मैं सब उनसे शुरुआत कर रहा हूं। कटारा जी, स्वागत है आपका, बधाइयाँ इस वर्डिक्ट के लिए। झारखंड ने तो झटका दिया है, लेकिन महाराष्ट्र ने और उपचुनावों ने खुशी का बहुत मौका दिया है। अब सब ये जानना चाहते हैं कि बड़ा भाई क्या करेगा महाराष्ट्र में। सीएम अपना मांगेगा या बड़ा दिल दिखाकर छोटे भाई को देगा और एक संदेश देगा, क्या करेगा? स्वप्निल जी, पहले तो मैं आपके एक बड़े चैनल से, मीडिया के माध्यम से उन सभी मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने सम विषम परिस्थितियों में कवरेज किया और सही गलत को जनता के बीच पहुंचाया। इसके साथ ही मैं चुनाव आयोग के तमाम सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो लगातार। विषम परिस्थितियां क्या, थोड़ा सा आप क्लियर करें, क्योंकि कानून का राज तो वहां आप ही का था, तो हमारे लिए क्या विषम परिस्थितियां? झारखंड में विषम परिस्थिति आपके लिए थी। अच्छा, झारखंड में थी। अच्छा, ठीक है। सारी बात पूरे देश की बात कर रहे हैं। वायनाड में भी रही होंगी। चलिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे चुनाव आयोग के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने सफलतापूर्वक कराया और अधिक से अधिक मतदान हो इसका प्रयास किया। साथ ही मैं देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो आप पूछना चाह रहे हैं वो एक शब्द में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समस्त देश के देवतुल्य मतदाता जिन्होंने विकास पे अपना मतदान किया, जिन्होंने बढ़ते हुए देश के लिए मतदान किया, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मतदान किया, उन्होंने अपना अटूट विश्वास को फिर जाहिर किया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे। झारखंड में नहीं किया। चलिए, आप मेरे सवाल पे नहीं आए हो, आप जो बोल रहे हो मैं उसी पर सवाल पूछ रहा हूँ। झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हुआ? झारखंड में हम बढ़े हैं। क्या है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे राष्ट्र को भी कमजोर करने वाली ताकतें विदेशी ताकतों के साथ मिलकर पुरजोर लगी हुई हैं। आप आदिवासियों के लिए ऐसा कह रहे हैं? आप आदिवासियों के लिए ऐसा कह रहे हैं? नहीं, आदिवासी नहीं। वहां पे जो एक झारखंड में और कौन है जी, उनसे ज्यादा कोई है ही नहीं। बिल्कुल, झारखंड में एक ऐसा समुदाय जो लगातार घुसपैठियों के रूप में बढ़ रहा है, वो एक पार्टी का वोट बैंक है जो लगातार राष्ट्र को भी कमजोर करेगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी ये पार्टियां नहीं समझ रही कि जिस प्रकार से घुसपैठियों को उस पार्टी आप जिस पार्टी की ओर इशारा कर रहे हो उस पार्टी को गठबंधन सहयोगियों की जरूरत पड़ गई। अगर करना है तो वो तो ये काम अकेले में भी कर सकती थी ना नरेंद्र भाई। ऐसा, चलिए, अनकंफर्टेबल होने की जगह थोड़ा सा सवाल बदल, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सवाल थोड़ा सा बदल रहा हूं। हमने वहां पे मुद्दा उठाया। हाँ, ठीक है। हम आपको तथ्य भी देंगे कि किस प्रकार से घुसपैठी आ रहे हैं, किस प्रकार से नकली आइडेंटिटी कार्ड बन रहे हैं। तो इसलिए एकदम किनके बन रहे हैं? बिल्कुल, वहां पे ऐसे रात की रात वहां पे आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं। किनके बन रहे हैं? किनके बन रहे हैं? हमने एक समुदाय के, एक विशेष समुदाय के आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं, घुसपैठी आते हैं जो घुसपैठी कैसे आ रहे हैं भाई? अरे आप अजीब बात कर रहे हो। सेंटर में आप हो जी, घुसपैठिए बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, बीच के तमाम राज्यों को क्रॉस करते हुए वो झारखंड पहुंच रहे हैं। तो ये तो आप अपनी बीएसएफ पर सवाल उठा रहे हो नंदन भाई, कैसी बात कर रहे हो आप? आ चुके लोगों को और आने वाले लोगों को हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो विफल रह रहे हैं आप। आपके जवाब के हिसाब से विफल रह रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था है, राज्यों की कुछ शक्तियां हैं और राज्य की शक्तियों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम ला रहे, कानून ला रहे। चलिए, ठीक है। 2 मिनट। जब आप इतना कुछ समझ ही रहे हैं तो आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि जब आपने लोगों को 1000, 2000, 3000 रुपए उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करना चालू किए तो वो लोग आपकी तरफ आ गए, क्योंकि उनको 1000, 2000, 3000 रुपयों की जरूरत है। क्यों जरूरत है? सेंटर में आप हैं, स्टेट में आप हैं, फिर भी जरूरत है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप लोगों ने शिवराज फॉर्मूला अप्लाई कर एक बार फिर लोगों के सामने इस हकीकत को ला दिया है कि उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, जिस पर डायरेक्ट अटेंशन की जरूरत है। नहीं, आप किसी लाड़ो बेटी की बात कर रही हो? बिल्कुल।
देखो, आप समझो किसी चीज को, ये एक सहायता राशि है जहां कहीं तो ना लोगों को बहन सहायता बेटियों चाहिए, आप इस बात को समझिए। एक अपने बच्चों के लिए, एक बच्चों के लिए, बहन बेटियों के लिए, जिस समाज को, जिस वर्ग को हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ हम कटारा भाई, कटारा भाई, आप देखो, देखिए, आप इतना तो मानते हो ना कि इस योजना ने गेम बदल दिया। आप देखो, आप ये तो मानते हो ना कि इस योजना ने आपके लिए गेम बदल दिया। नहीं, हम नहीं मानते। तो क्या मानते हैं आप? हम ये मानते हैं विकास पे मोहर लगी है। हम ये मानते हैं तो मोदी के विजन पे मोहर लगी है। विकास में हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्र आगे बढ़ रहा है उस पे मोहर लगी है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि 370 पे लोगों ने मोहर लगाई है, राम मंदिर पे मोहर लगाई है, हम युवाओं के रोजगार पे मोहर लगाई है, सेना के स्वतंत्रीकरण पे मोहर लगाई है। ठीक है, यहाँ लेकिन फिर जो मेरा पहला सवाल था, मैं उसी पर वापस लौट रहा हूं। बड़ा भाई बड़ा दिल दिखाएगा, सीएम कौन होगा महाराष्ट्र में? जो अपना महागठबंधन बैठ के तय करेगा। अरे आप मांगोगे सीएम पद कि नहीं मांगोगे भाई? क्या आप सीएम पद मांगोगे या नहीं मांगोगे? मैं तो सीधा सा सवाल है ना। मांगने की स्थिति जब बनती है जब कोई एक दूसरे अलग अलग हो। ये एक परिवार है, परिवार में बैठकर तो चेहरा घोषित कर चले जाते चुनावों में। अब सब लोग मिलजुल के सरकार चेहरा घोषित कर चले जाते चुनावों में। जैसे भाई बिहार में आप नीतीश कुमार के चेहरे पे चले ही गए थे ना चुनावों में। इस बार एकनाथ शिंदे के चेहरे पे चले जाते चुनावों में, नहीं गए आप। हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है कहां किस स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, जिससे जनता के कल्याण में लगातार जुटी रहे। तो हम जो हमारी नीति होती है, हमारी नीति के अनुसार हम निर्णय लेते हैं और जिस स्टेट में जैसा निर्णय लेना होता है उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अब मैं उनके साथ पहले थोड़ी सी बातचीत कर लूं, सभी से एक एक कर बातचीत करूंगा और फिर मैं ओपन डिबेट करूंगा। प्रतीक भाई, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरे तमाम गेस्ट अब टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं सभी से इंट्रोड्यूस भी आपको करवा देता हूं। मेरे साथ मुकेश इंदौरिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही नरेंद्र कटारा जी से आप मुलाकात कर ही चुके हैं। राजेश बुनकर प्रवक्ता हैं आरएलपी के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। प्रतीक भाई, मैं तंज नहीं कस रहा हूं, लेकिन फिर भी एक हकीकत की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वो ये है कि अब तो आप समझ गए होंगे ना कि बटेंगे तो कटेंगे। स्वप्निल भाई, मैं ये कह रहा हूँ 2 राज्यों में चुनाव हुए आज। हाँ। एक राज्य में हमको जनता ने वोट नहीं दिए, दूसरे जो महायुति थी उसको वोट दिए, बधाई हो उनको, और जनता ने उनके ऊपर जो विश्वास किया, उन्होंने जो वादे किए वो निभाए। दूसरी जगह जहाँ चुनाव हुए, आप कह रहे थे कि बेहतर प्रदर्शन किया, अभी नरेंद्र जी भी कह रहे थे कि बेहतर प्रदर्शन किया बीजेपी ने, तो पिछली बार से सीटें कम हुई है बीजेपी की। आप टैली खोल के 2019। हाँ, नहीं 100% वहां तो मैं आपकी बात पे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि जैसा जम्मू कश्मीर में हुआ या जैसा झारखंड में हुआ, वहां पर आप सेकंड पोजीशन पर रहे हैं मेन फ्रंट योद्धाओं के पीछे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए मेरा सवाल आपसे ये था कि आप ये बटेंगे तो कटेंगे का मतलब महाराष्ट्र से समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पर आपके झगड़ों की वजह से एक बटा हुआ सेंस दिख रहा था और इसीलिए एक एक कर आपके लोग कटे। स्वप्निल भाई, महाराष्ट्र में भी लीडिंग जो पार्टी थी वो मेरे ख्याल में शिंदे गुट की शिवसेना थी, और उन्हीं का मुख्यमंत्री था। तो बीजेपी वहां पे उनके पीछे खड़े होकर के चुनाव लड़ रही थी। अब उसके बाद में इस चुनाव में उनकी सीटें ज्यादा आई हैं, उनको बधाई। आपकी क्यों नहीं आई? आपने लोकसभा का मोमेंटम क्यों खोया? लोकसभा में आप एक थे तो नेक थे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव हारना और चुनाव जीतना 2 अलग अलग बातें, लेकिन अगर विश्लेषण करना है तो विश्लेषण इस बात से होगा कि इस देश के 2 राज्यों के अंदर चुनाव थे। एक के अंदर एनडीए गठबंधन मिला है, किसी भी एक पार्टी को वहां पे बहुमत नहीं मिला। एक जगह इंडिया गठबंधन को वहां बहुमत मिला, किसी भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बहुमत नहीं मिला, दोनों ही जगह। तो दोनों जगह गठबंधन जीते, तो दोनों को आप एक सवाल और आपसे ले रहा हूं प्रतीक भाई, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे पास कुछ तस्वीरें दिल्ली से भी आ रही हैं। जैसे कि रवायत है इलेक्शंस में अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं और वहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो ये दिल्ली से ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जेपी नड्डा भी हैं, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में इन चेहरों का संबोधन होगा और तब हम यहाँ दोबारा रुख करेंगे। आप इन लाइव तस्वीरों को देखते रहें, तब तक हम डिबेट पर दोबारा लौट रहे हैं। प्रतीक भाई देखिए, मेरी बात समझिए आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2024 में आपने एक साथ चलकर लोगों को बताया कि क्या कुछ नहीं किया जा सकता।
वो मोमेंटम किसने खोया? हम बीजेपी के लिए क्या बोलें? वो मोमेंटम किसने खोया? उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, हर चुनावों की हार का आप विश्लेषण करते रह जाएंगे तो फिर तो ऐसे तो नहीं, मैं चुनाव में महाराष्ट्र में जो हमारी हार हुई है वो हार स्वीकार कर रहा हूँ और बीजेपी को बधाई दे रहा हूँ। बीजेपी जो झारखंड में हार हुई है उसको स्वीकार करे और सहर्ष स्वीकार करे, क्योंकि जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। लेकिन मेरे को एक आप जानते हैं ना, वो एलओपी देने की स्थिति में है और आप महाराष्ट्र में एलओपी देने की स्थिति में नहीं है। सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूं, अभी ये झारखंड में नरेंद्र कटारा जी कह रहे थे कि वहां पे घुसपैठिए आ गए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावों में अमित शाह ये कह रहे थे कि हमने देश से घुसपैठ खत्म कर दी। आप चाहेंगे तो मैं क्लिप सुनाऊंगा अभी आपको। नहीं, वो तो हमने भी सबने सुना था, झूठ बोल रहे थे। इसलिए तो सवाल बना ना मेरा प्रतीक भाई, इसीलिए तो सवाल बना मेरा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, है ना? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, मुझे तो क्लिप की जरूरत नहीं है, झूठ बोल रहे थे। लेकिन फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बात बताइए, महाराष्ट्र में आप एलओपी देने की स्थिति में नहीं है, झारखंड में ये एलओपी देने की स्थिति में है, तो बेहतर कौन हुआ? नहीं तो एलओपी देने से क्या आपका रिजल्ट थोड़ी बदल जाएगा? अरे जो दादा, मुख्यमंत्री बनेगा, अरे प्रतीक भाई, रहेगी। एलओपी देने से मुझे आप एक बात बता दीजिए, रिजल्ट है तो आप जीत गए। जब आपको पार्लियामेंट में एलओपी नहीं मिला था तब आपके रिएक्शंस ये थे कि भाई कम से कम उनको बड़ा दिल दिखा के एक एलओपी बना देना चाहिए। नहीं बनाया उन्होंने, हमने नहीं बनाया उन्होंने। तो आज आप कह रहे हो एलओपी होने से क्या होता है, तो फिर मांग क्यों उठाई थी कि एलओपी बनना है? अरे अगली 5 साल बाद एक कोई चुनाव होकर के कोई जिंदगी भर के लिए जागीर थोड़ी नाम करा ली। 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, तब जीत करके तब मुख्यमंत्री बना लेंगे। एलओपी की क्या बात कर रहे हैं? लेकिन अच्छा, आपको कल नहीं जीतना है, परसों नहीं जीतना है, नरसों नहीं जीतना है, आप एक दिन तेरी राहों में, वादों में, ख्यालों में आऊंगा वाले सिस्टम पर होगा। स्वप्निल भाई, कल परसों थोड़ी चुनाव होगा। चुनाव तो महाराष्ट्र में 5 साल बाद ही होगा ना। अरे अन्य राज्यों में भी होगा ना। सवाल मेरा मुद्दा ये है कि क्या अमित शाह झारखंड में झूठ बोल रहे थे या अमित शाह मध्य प्रदेश में झूठ बोल रहे थे? उस बात को बताइए आप। ठीक है, चुनाव का रिजल्ट तो आ गया सबने। चलिए ठीक है, वापस मैं एक बेसिक पॉइंट पर दरअसल मैं जाना चाह रहा था, और मैं पीसीआर से कहूंगा कि लाइव विंडो पे आप दिल्ली की तस्वीरें दिखाते रहें, बाकी तस्वीरों को भी फिलहाल के लिए रोक दें, दिल्ली की तस्वीरें विंडो में रखें। बहरहाल मैं उस सवाल पे वापस लौट रहा हूं। इंदौरिया जी, मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है अगर आप सोच कर देखें, क्योंकि मैं जितना सोच रहा हूं, जितनी भी जगह बीजेपी गठबंधन करती है, सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी होती है। ठीक है, बिहार में भी आप देखेंगे वही है, उसके अलावा है कौन? यूपी में आप देखिए उनके सहयोगियों में कौन सी हिंदुत्ववादी छवि वाली पार्टी है। महाराष्ट्र में इंटरेस्टिंग सिनेरियो आ गया है, 3 सहयोगी, उसमें से 2 हिंदुत्ववादी चेहरे वाले हैं। अब क्या बीजेपी ये चाहेगी कि एक हिंदुत्ववादी कॉम्पिटिटर अपने साथ लेकर उसको अपफ्रंट पर लाएं, या बीजेपी चाहेगी कि अपफ्रंट पर अब हम आए, क्योंकि हिंदुत्व की बात है और उस पिच पर आगे अब चीजें जानी है, ये तो तय है। स्वप्न भाई, आप देखिए महाराष्ट्र का चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया है, अजीत पवार ने कटेंगे और बटेंगे वाले विषय पे 1-2 बार उनका ऑब्जेक्शन आया था, लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार के अंदर देखें कि अजीत पवार का जो चुनाव की रंगत थी वो भी थोड़ी थोड़ी भगवामय होती गई है, और संघ का कार्यकर्ता जिस तरीके से निकल कर, चाहे वो शिवसेना गुट के साथ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, चाहे वो अजीत पवार गुट के साथ हो, उन्होंने सिमिलर मेहनत करी है, और जो हिंदुत्व का वोट बैंक था उसको उन्होंने अजीत पवार के गठबंधन में जहां सीटें गई हैं वहां पे संघ उन वोटों को अजीत पवार के फेवर में डलवाने में सफल रहा है। इसका फायदा अजीत पवार को मिला। पर ये स्थिति 2024 में मतलब लोकसभा चुनावों के दौरान नहीं थी, यूपी में भी नहीं थी। इस बार इन 9 सीटों पर आरएसएस ने भी जोर लगाया है, मेहनत करी है, और ये इसीलिए मेरा सवाल के चुनाव में ये पार्टी माने चाहे नहीं माने नाराजगी थी। मेरा सवाल यही है, आपको क्या लगता है बीजेपी क्या करेगी? सीएम पद खुद मांगेगी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बनाएगी, या क्या करेगी? इनका एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसके अंदर ये लोग बैठ के तय करेंगे, और अभी जो नंबर्स ऑफ सीट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास में ज़्यादा हैं, और हो सकता है आगे भविष्य को देखते हुए जो भी निर्णय करेंगे ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें तो हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ बड़ा दिल रखते हुए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज वाले मोड में जाएंगे, जाना पड़ेगा भी। मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ। मैं एकलव्य, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर आप एकनाथ शिंदे को भले ही एक छोटे पीरियड के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, या जो भी आप फॉर्मूला बनाओ, अगर आप नहीं बनाते हो
तो नीतीश को प्रॉपर मैसेज नहीं जाएगा। देखिए, एकनाथ शिंदे का मैं स्वपन जी आपको रोकूं, इनके 2.5 साल के कार्यकाल में एकनाथ शिंदे का कोई विरोध नहीं है। आप ये देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने उनके फेस को स्वीकार किया है और उनका एक भी ऐसा कोई तो फिर सवाल तो ये भी है ना कि क्या उनको बाला साहब का वारिस समझा है? हिंदुत्व इधर बात चली उधर फिर वो बात उद्धव जी का कांग्रेस के साथ में जाना उनके लिए नुकसानदायक रहा है और उसका बेनिफिट शिंदे जी को 100% कांग्रेस के साथ जाना नुकसानदायक है। देखिए, मैं उस बात से पूरी तरह आपको सहमत हूं कि उद्धव ने अपनी धार खोई, लेकिन अगर अभी भी बाला साहब के वारिस के तौर पर उद्धव को देखा जाएगा तो देखा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे ने एक पोजीशन बनाई, लेकिन क्या वो पब्लिक में बाला साहब के वारिस के तौर पर वो बाला साहब प्रोजेक्ट हुई है कि विचारधारा की बात करें तो शिंदे साहब ने उसको प्रूफ कर दिया है कि मैं उस विचारधारा के साथ हूं। मदरसा वाली घोषणा से क्या उसको बल मिला होगा? नहीं ना, नहीं। तो फिर तो वो तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया। इसलिए एकलव्य डिबेट में शामिल कर रहा हूं कि क्या लगता है। हाँ स्वप्निल जी, बेसिकली ये जो अभी अपन ने शिंदे साहब की बात करी, मैं इसको एक लाइन में सम अप कर देता हूँ कि परिवार से बड़ा होता है विचार। जनता जो है वो विचारधारा से कनेक्ट करती है। कौन किसका बेटा है या किसकी पॉलिटिक्स जो है वो किसी की जागीर नहीं होती। देखिए, लोकसभा और जो विधानसभा का इलेक्शन था उसमें जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस मेरे हिसाब से रहा वो ये था कि उस समय एक तरह से कांग्रेस की लीडरशिप में इंडी अलायंस ने एजेंडा सेट किया कि संविधान खतरे में है और उन्हें चुनावी सफलता मिली, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और पर उस मोमेंटम को वो कैरी नहीं करता और उस पे बीजेपी रिएक्ट करती रही। इन द केस ऑफ विधानसभा क्या हुआ कि योगी जी ने जो नारा दे दिया कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरह से सोफिस्टिकेटेड वे में अभी रिएक्ट कर रही है। नहीं और बीजेपी अभी रिएक्ट कर रही है। उस तरह इमरजेंसी के दिन को हम मनाएंगे, ये उसका रिएक्शन ही है, या फिर संविधान दिवस पर जो कार्यक्रम होने वाले हैं वो बेसिकली उसी कड़ी में एक रिएक्शन ही है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन देना बंद किया। मल्टीपल एजेंडास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मेन एजेंडा रहा वो यही था कि जो योगी जी ने नारा, आप देखिए कि विदर्भ का जो रीजन है वहां पे ये माना जा रहा था कि बीजेपी का सबसे खराब परफॉर्मेंस वही होगा, लेकिन योगी जी ने वहां पे जाके एक दिन में 6 रैलीज करी और उसी का एक तरह से सोफिस्टिकेटेड वर्जन पीएम ने भी दोहराया, जिसको उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और इस नारे से मैं समझता हूं कि जनता ने कनेक्ट किया है और एजेंडा बीजेपी ने सेट करा और उस पे ये रिएक्ट करते रहे। नहीं, मैं आपको बताऊं इनने कैसे रिएक्ट। इंटरेस्टिंग बात है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जी। एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ही बात को कहने के 2 अलग अलग तरीके हैं, है ना? ज्यादा अपील किस में थी? मैं समझता हूं कि जहां तक जनता का सवाल है वो डेफिनेटली बटोगे तो कटोगे में था, जिससे महाराष्ट्र में इन्होंने दूरी बनाई, बिल्कुल, है ना? और ये हो सकता है कि ये दूरी का पूरा माहौल, दूरी नहीं बनाई, इसको आप कह सकते हो कि उसी का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन यूज करा। ये जरूरत पड़ी कि ना? एक, हाँ बिल्कुल पड़ी, बिल्कुल पड़ी, सोफिस्टिकेशन की जरूरत पड़ी जिसका आपको बेनिफिट मिला। इसका मतलब ये है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारे की जो भी यूएसपी थी वो यूपी से वाया सोशल मीडिया यहाँ पर प्रचारित हुई और लोगों ने उसको एक है तो सेफ है से कनेक्ट कर लिया। बिल्कुल किया, है ना? बिल्कुल किया। तो फिर तो आप ये बात बिल्कुल सही है। फिर मेरा तो सवाल ये पूछना बिल्कुल बनता है कि दूसरी हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ वो क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करने की बात क्या होती है। आफ्टर ऑल इट इज अबाउट द जनता। अब क्या हुआ कि ये जो राहुल गांधी जी जो कहते रहते थे कि संविधान खतरे में है, ठीक है, यही चल रहा था, अभी तक भी चल रहा था। अब आप देखिए कि कुछ ही दिन पहले आप ही के इस चैनल पे हमने साथ में बैठ के डिबेट करी थी, जब जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर प्रस्ताव पारित किया कि धारा 370 को फिर से बहाल किया जाए। अब आप देखिए कि जब ऐसा होता है तो जनता क्या सोचेगी? हाँ, संविधान खतरे में है, ये बात तो सही है, लेकिन उसको खतरा कांग्रेस से ही है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो अपना खुद का संविधान था, क्या उस संविधान को वापस लाना चाहते हैं? देश के संविधान को हटा के। मुझे एक बात और एक्सप्लेन कीजिए। जब हम 2024 के नैरेटिव की बात कर रहे हैं, मैं जाता हूं 2014 में। 2014 में एक नैरेटिव क्या, जो वो तो कंडीशन ही थी, करप्शन अपने एक तरह से पीक पर था। उस समय तमाम रैलियों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो ये कहा करते थे कि 6 महीने में रॉबर्ट वाड्रा जेल के अंदर होगा, इस भ्रष्टाचार का आरोपी इधर होगा, इस भ्रष्टाचार का आरोपी उधर होगा। तो मैं अगर उस नैरेटिव से इसको कनेक्ट करके देखूं तो नैरेटिव तो तब भी बना। अब कौन जेल में? कोई जेल में तो है नहीं, रॉबर्ट वाड्रा बाहर है। तो ये फिर आप ये कह रहे हो कि तीर लौटा, कि रीइन्वेंट नहीं किया, ये कह रहे हैं तीर लौटा
देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ना स्वप्निल जी, 100 बात की एक बात कि 2009 में जब अडवाणी जी की लीडरशिप में बीजेपी ने चुनाव लड़ा ना और वो हार गए, तो 2013 में उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट करके और नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड जिन मतलब राहुल जी की लीडरशिप में जहां पे मतलब 3 लोकसभा चुनाव लगातार हार लिए गए हैं, तो अब जाके वो प्रियंका गांधी जी को चुनावी राजनीति में लाके और शायद मतलब देखते हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, बट मैं समझता हूं कि अब कांग्रेस को भी अपने आप को री इन्वेंट करने का समय आ चुका है, क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने 2024 का जो मैं मानता हूं कि चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन उसका फॉलो थ्रू और उसका मोमेंटम जो होना था वो दिखना चाहिए था। हरियाणा के चुनाव बीजेपी के लिए स्थितियां कंपनसेट हो गई। मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले राजेश बुनकर भी मेरे साथ हैं, आरएलपी प्रवक्ता हैं। राजेश भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, हनुमान बेनीवाल खुद ही प्रचार के दौरान ये कह रहे थे कि आपको हमें जिताना पड़ेगा, नहीं तो आरएलपी विधानसभा में खत्म हो जाएगी। क्या आरएलपी खत्म हो गई है? सर ये बिल्कुल भी आरएलपी नहीं खत्म हुई है। ये तो देखो बहुत सारे हार जीत के बाद के अंदर कई चीजें निकल करके आती है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कई कमेंट करते हैं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हुआ क्या, कुछ भी नहीं होता। मैं तो हनुमान बेनीवाल के बयान की बात कर रहा हूँ भाई। आरएलपी का भविष्य है। नहीं, मैं तो हनुमान बेनीवाल के बयान की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं, न जाने किस तरीके से बातें करते हैं, वादों के बाद में क्या है। बीजेपी जब सत्ता में आई थी जब एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया था, एसआई भर्ती परीक्षा हम रद्द करेंगे, बात करी थी, जरूर इसमें निर्णय लेंगे, हमारी सरकार अगर बनती है तो बनी ना, लिया क्या निर्णय? सर एक तो ये तो बातें हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन मैं आपको ठीक है, मैं पूछने दूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एसआई भर्ती परीक्षा का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश भाई, मेरी बात को समझिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक दलों को अपने तमाम काम धाम छोड़कर ना इस पर फोकस करना चाहिए था। हम आंदोलन भविष्य में करेंगे, ये ऐसा नहीं होता। किसान आंदोलन में भी आप लोगों ने वो भविष्य में छोड़ा और बाद में जब स्थितियां बदली, उसके बाद हनुमान बेनीवाल किसान बिलों का विरोध करने उतरे। आज एसआई भर्ती के लिए भी वो समय देखकर मुहूर्त निकाल कर उतरेंगे, उतर जाना था ना। वो जोधपुर भी तो गए ही थे ना इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच। किसान जवान दलित शोषित पीड़ित की तो लड़ाई हम शुरू से लड़ रहे हैं। उतरिए ना भैया सड़कों पर, किसने मना किया? आंदोलन तो हो जाना चाहिए था। सबसे पहले 1 लाख लोगों के साथ में शाहजहांपुर बॉर्डर गई थी, मैं खुद वहां शामिल था। और जब तक आंदोलन रहा, जब तक हम थे, करीब कितने दिनों बाद आप उतरे थे मैदान में? क्या किसानों ने ये नहीं देखा होगा कि काफी दिनों के बाद आरएलपी उतरी मैदान में? शुरू में तो एनडीए के साथ ही खड़ी रही थी ना लंबे वक्त तक। सर हमारा तो सबसे पहले जो हमारा जो होता है ना व्यवस्था परिवर्तन, किसान आंदोलन, हम तो मैं कह रहा हूँ गलतियों से सीखने की बात है। उस समय जो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसी मिस्टेक को आप एसआई भर्ती पर कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं ना। एसआई भर्ती का अभी मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया है जो आपने कहा कि आपने कहा कि ऐसी बात है कि हनुमान बेनीवाल जी ने कमेंट कर, कमेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं। 5 सीटें आई है बीजेपी। अच्छा सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं एकलव्य जी, वो भी आपसे एक सवाल लेना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंगली मैं भी सुनना चाहूंगा कि वो क्या पूछना चाहते हैं। राजेश जी नमस्कार, मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल था। मैं जो हूँ पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे हनुमान बेनीवाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ। वो वाकई में जमीन से उठे हुए नेता हैं और उनकी जमीनी राजनीति का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ ही वर्ष पहले उनको हम सुनते थे, मतलब एक दबंग नेता की तरह, जो कहते थे कि वसुंधरा का बेटा दुष्यंत, गहलोत का बेटा वैभव। आज क्या उनने भी अपनी सीट पे अपनी पत्नी को ही टिकट देकर क्या परिवारवाद नहीं कर दिया? क्या पूरी आरएलपी या मतलब खीमसर में कोई और कैंडिडेट नहीं था जिसको कि टिकट देके और इंडिपेंडेंटली मतलब आरएलपी के नाम पे मतलब उनको लड़ाया जा सकता था? नहीं, पर अब इस सवाल का औचित्य बनता है क्या? उसको तो नकार ही दिया ना लोगों ने मैंडेट देकर। जवाब दूं? हाँ बोलिए। मैंडेट तो नहीं मिला ना सर। जवाब दूं? नहीं, जनता का मैंडेट हमें नहीं चाहिए। आप अगर सुनेंगे तो मैं जरूर कहूंगा। हाँ बोलिए। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जब खीवसर की बात आई थी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक बड़ा कॉल किया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लोगों को बुलाया था, एक आम सभा बुलाई थी टिकट वितरण के लिए। और वहां जब नाम निकल करके आया कनिका बेनीवाल का, हम चाहते हैं तो हम परिवारवाद पर हम नारायण बेनीवाल जी को भी दे सकते थे। लेकिन तो फिर तो राहुल जी पे फिर लोग क्यों आरोप लगाते हैं? राहुल गांधी जी को सब लोग मिलकर सेलेक्ट नहीं कर सकते? छोटी सी घटना बताता हूँ राजेश भाई। हमने वहां कनिका बेनीवाल जी को। राजेश भाई सुनिए ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो वहां पर भी एक छोटा सा इलेक्शन का फॉर्मेट चलता था और मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना, क्योंकि मेरे स्कूल को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं और मैं हर साल नेशनल जाता हूं।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा स्वप्निल स्वप्निल स्वप्निल। अरे भाई एक पार्टी का सुप्रीमो सामने खड़ा है और वो वहां से पूछेगा कि मेरी वाइफ का भी नाम है और क्या उसको टिकट देना चाहिए, तो सब हाँ ही तो बोलेंगे, कोई दुश्मनी थोड़ी ना लेगा। सर कोर कमेटी होती है सर, हाँ। हमारी एक पार्टी है, उसका भी एक संविधान है, कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी डिसाइड करती है। अकेले हनुमान बेनीवाल जी की थोड़ी ना पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, खुद पार्टी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, हर वर्ग, हर जात पात, हर धर्म मजहब के लोग हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में ऐसा थोड़ी है कि हमने घर बैठ करके किसी को टिकट वितरण कर दिया। फिर तो राहुल गांधी जी ज्यादा डेमोक्रेटिक लीडर है ना, जो कि जिनको पार्टी सेलेक्ट करती है और उसके बाद कम से कम वो जनता के बीच में जाते हैं, तो उनको वो ठीक है। सर आपने देखा होगा कोर कमेटी में, तो फिर भाई मतलब राहुल गांधी जी ज्यादा डेमोक्रेटिक, ज्यादा बड़े डायनामिक है क्योंकि रिजेक्ट हो गए। इंटरेस्टिंगली अब सेकंड राउंड चालू करेंगे चर्चा का और उसको थोड़ा सा राजस्थान पर भी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार दिल्ली की तस्वीरें 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं।